दोस्तों नमस्कार और वंस अगेन वेलकम टू द मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन। आज है डे 8। हम लोगों ने अभी तक 14 क्वेश्चन कल तक कर लिए थे और आज 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो 67वीं मेंस है उसके लिए। जो टॉपिक्स हैं हम लोग काफ़ी सेलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ ला रहे हैं और अगर आप उन टॉपिक्स के लिखें और उस पर विचार करके अपने नोट्स बना लें तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आंसर राइटिंग तो आप काफ़ी अच्छे से कर ही रहे हैं तो आप इसको जारी रखेंगे। तो ज़्यादा बिना समय लिए हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। तो आज का जो हमारा सवाल है कि द फ्लैगशिप स्कीम 7 निश्चय स्कीम 2.0 प्रॉमिसेस एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ फार डू यू अग्री एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, इसकी हिंदी भी मैं पढ़ दे रहा हूँ कि प्रमुख योजना 7 निश्चय योजना जो है एक समावेशी और सतत विकास का वादा करती है। समावेशी और सतत विकास का दावा करती है। आप कहाँ तक सहमत हैं और इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड इट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसमें ढूंढेंगे कीवर्ड्स को। तो हमारे पास पहला कीवर्ड है 7 निश्चय स्कीम, हमने लिख लिया। और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, ये भी एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा है चैलेंजेस विथ 7 निश्चय। हमको जो आंसर देना है उसमें इन तीनों चीज़ों का एकदम से ख्याल रखना है, अदरवाइज वी विल बी लूजिंग मार्क्स। अब आते हैं स्ट्रक्चरिंग पार्ट पे। जो स्ट्रक्चरिंग हम लोग करेंगे इसका, पहले जो लिखा है कि फ्लैगशिप स्कीम 7 निश्चय स्कीम 2.0 है, हम इसका एक बैकग्राउंड सेट करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी था बिहार के संदर्भ में या क्यों ज़रूरी है बिहार के संदर्भ में, और इसका इवोल्यूशन एक शॉर्ट में एक इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि ये 2.0 है तो 1.0 भी होगा, कभी तो आया होगा, कुछ तो किया होगा। ठीक है, तो अगर एक दो लाइन में लिख दें तो एक बैकग्राउंड सेट हो जाएगा हमारा 2.0 को लिखने का। और इसके लिए मैं एक रेफरेंस बताऊंगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका जो फर्स्ट पेज होता है इकोनॉमी वाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बिहार इकोनॉमिक एन ओवरव्यू, उसमें जो फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा होता है बिहार के इकोनॉमिक संदर्भ में और गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे बॉडी पे, यह हमारा हो जाएगा इंट्रो पार्ट। जब हम बॉडी पे आएंगे तो हमने ऑलरेडी 7 निश्चय स्कीम के इवोल्यूशन को लिख दिया। हम क्या करेंगे कि 7 निश्चय स्कीम को एक शॉर्ट तरीके से बता देंगे कि उसके अंदर क्या क्या स्कीम है। ठीक है, क्योंकि उस स्कीम को लेके हम उसका एनालिसिस करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करता है। तो जो भी उसके अंदर निश्चय हैं, जो 7 निश्चय हैं, उन 7 निश्चयों को हम डिस्प्ले करेंगे आइदर लिस्टिंग में, आइदर डायग्रामेटिकली फॉर्म में। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये फ्लैगशिप स्कीम को क्यों है ये भी बता सकते हैं कि जो अभी की सरकार है वो ये सब, खैर इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस पर। बाद में हम इसका रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को लिखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि उन चैलेंजेस को ओवर करने में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशंस लिखेंगे। देखिए हमेशा अगर हम सलाह देते रहें तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने हैं, तो हम लोग को एक सुझाव भी देना है, एक बर्ड्स आई व्यू में, एक ऊपर से एक ऊंचे लेवल से बताना है कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और बाद में हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जब हम शुरू करेंगे इसमें तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि अभी बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो डेटा के टर्म में, इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि ना, आप जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे, जो सोसाइटल लेवल पे, जो सोशल लेवल पे चेंजेस होने हैं वो हमको नहीं दिख रहे हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल दूंगा कि वंस अ बीमारू स्टेट हैज़ कम आउट ऑफ द क्वैगमिंग ऑफ सिकनेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो एक कुचक्र था डेवलपमेंट का जिससे ये बाहर नहीं आ रहा था,
उससे तो समहाउ बाहर आ गया है एज रिसर्जेंट बिहार। देखिए, आपका अगर हिंदी मीडियम है, मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी सारे शब्दों को मैं हिंदी में बोलूँ, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो आप प्लीज़, क्या होता है कि वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बोलने में ये हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, गूगल ट्रांसलेटर आता है, आप उसमें वर्ड डालिए, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा आपको हिंदी में, ठीक है। तो और इंग्लिश में अगर आपको, मैं हिंदी में कुछ बोलूँगा, अगर इंग्लिश में करना है तो वो भी उसमें हो जाता है ईजिली, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं। तो रिसर्जेंट बिहार जिसको टर्म किया गया है, किसको किया गया है? तो जो बीमारू का साइकिल था उससे बाहर आने के बिहार को। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट्स गुड स्ट्राइड्स ऑन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, हैज़ हेल्प्ड इन कमेंडेबल अचीवमेंट ऑफ हाई ग्रोथ। वो जो ग्रोथ तो बढ़ा दिया है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, दैट हैज़ वर्कड इन इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो रियलिटीज़ हैं दैट आर फार फ्रॉम द डेटा दैट वी गेट, दैट आर फार फ्रॉम द नंबर्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और बैकग्राउंड सेट करेंगे, थोड़ा और आगे उससे बढ़ेंगे। अब हम लिखना चाहेंगे कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी भागदौड़ में, इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के भागदौड़ में ये भी नोट करने लायक है कि बिहार का जो अभी परफॉर्मेंस है बहुत सारे इंडिकेटर्स में, वो काफ़ी डिस्करेजिंग है। एग्जाम्पल में आप MPI का लिख दीजिए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का, और मेजॉरिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में है ये डाउन चल रहा है। तो अब एक एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए तो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। अब इसको कंक्लूड करेंगे हम इंट्रो वाले पार्ट को। अब हम क्या लिखेंगे? इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अब जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऊपर से अगर हम डेवलपमेंट के पूरी सिनारियो को देखें तो सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता है, बल्कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, ये सब मिला के जो है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या बोला कि बिहार जो है बीमारू से निकल गया, रिसर्जेंट बिहार तो बन गया, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से काफ़ी जो पैरामीटर्स है उसमें भी अच्छा, अभी आप इसमें भी कोट कर सकते हैं कि 2.5% जो हमारा GSDP ग्रोथ था ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड, जब भारत नेगेटिव में चला गया था, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में हम समझना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है, हम डेवलपमेंट की तरफ भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने इंट्रो को अपने बॉडी से थोड़ा लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो हमने एक समा बांधा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है। अब हम थोड़ा लिंक करने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार की सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? वो इर्द गिर्द घूमती है डेमोग्राफिक इकोनॉमी के, ठीक है। मैं पेज ले लेता हूँ अलग से इसको बताने के लिए। तो जो स्टेट की लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, हमको जो लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल मिल रहा है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? कुछ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब लैंड, वाटर, फिस्कल कंसोलिडेशन या जो सोशल डिलीवरी है वो कैसा हो रहा है। तो ये सब पैरामीटर्स जो हैं इस पे हम फॉलो आउट करते हैं, इसी की वजह से हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कम हो जाता है। तो जो चैलेंज है बिहार का वो क्या है कि इकोनॉमी को रिजुविनेट करना तो है ही हमको इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन साथ में इन पैरामीटर्स को भी हमको साथ में लेके चलना है। और ये काम 7 निश्चय स्कीम जो है इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को बेस मानते हुए बिहार सरकार ने 2005 में पहली बार लाया था, ठीक है। 2005 में पहली बार लाया। 7 निश्चय 1 स्कीम के तहत क्या क्या आते हैं, देखिए इसके अंदर हमको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं एक बार
रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। 7 निश्चय 1 के अंदर हमको क्या क्या है? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। पहले तो ये यूथ की बात की है, फिर वीमेन की बात की इन्होंने, हर घर बिजली की बात की इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी की बात की इन्होंने, अब समझिएगा, वाटर की बात की इन्होंने। उसके बाद पक्की गली नालियाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इन्होंने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इन्होंने। उसके बाद शौचालय निर्माण, ठीक है, तो सैनिटेशन की बात की इन्होंने। उसके बाद अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात इन्होंने। आप एनालाइज करिएगा, यूथ वीमेन की बात की इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जो है जो सरकार का दायित्व है जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ देने का, उसकी बात की इन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इन्होंने। बाद में सैनिटेशन और की बात की इन्होंने। ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की इन्होंने कि मौका देंगे तब तो रोज़गार लेंगे लोग, ठीक है। तो 7 निश्चय 1 की एक कह सकते हैं सरकारी तरह से कि एक जो इंडिकेटर्स हैं, जो भी डेटाज आए, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला 7 निश्चय से। तो जो दोबारा ये सरकार आई, या ऐसा नहीं लिख सकते हम, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो सरकार आई उसका 7 निश्चय 2 जो है दैट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 7 निश्चय 1। जो भी उसमें काम बचे हुए थे या जो भी काम चल रहे थे उनको मॉनिटरिंग का, उनको स्ट्रीमलाइनिंग का, साथ में कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स को लाया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अभी हमारा जो चल रहा था, जो हमने बैकग्राउंड सेट किया था, उसको अभी 7 निश्चय स्कीम से लिंक कर दिया है। अब 7 निश्चय स्कीम से लिंक कर दिया है। अब हम जो 2.0 है हमारा, उसके जो 7 पैरामीटर्स हैं उनको ऐसे लिखेंगे कि 7 निश्चय 2 स्कीम 2.0 इज़ लिस्टेड बिलो, या नीचे दी गई हैं आप। उसके बाद आप उसमें सातों लिख देंगे, ठीक है। तो सातों क्या क्या लिखेंगे? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है कि जो महिलाओं का है, ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके बाद है हर खेत तक सिंचाई का पानी, वीमेन है, ये इरिगेशन है। उसके बाद स्वच्छ गांव, ये भी सैनिटेशन की बात करता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये शहर की बात करता है कि स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर। बाद में ये सुलभ संपर्कता की बात करता है, कनेक्टिविटी की बात करता है, इजी कनेक्टिविटी की बात करता है, जिसमें कि बाईपास, फ्लाईओवर, ये सब है, ठीक है, आगे देखेंगे। और लास्ट में जो है ये हेल्थ की बात करता है। तो हमने ये पैरामीटर्स लिख दिए। अब इन पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए हमको ये प्रूव करना है कि हाउ दिस 7 निश्चय स्कीम इज inclusive is an inclusive and sustainable, is turning out to be an inclusive and sustainable development to the people of बिहार। अब हम एक एक करके समझेंगे। हम इसको यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट अपने जो 7 निश्चय है ना उसको नहीं लिखेंगे। उसको लिखेंगे तो फिर हो जाएगा कि हमने लिख दिया उसको। हमको उसको एनालाइज करना है, उसको यूज़ करते हुए हमको आंसर बनाना है। तो हम पहले शुरू करेंगे कि इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है। कि इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एकदम से सब जगह, हर एक सेक्टर को टच किया, हर एक लोगों को टच किया, हर एक इसमें टच किया। तो इंक्लूसिव के एग्जांपल में हम देखिए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल को अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे। लेकिन क्या है ना, इंक्लूसिव अगर लिखेंगे तो फिर थोड़े पॉइंट्स कम हो जाएगा। अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट्स जो है ना 6 से 7 हो जाएगा, तो अच्छा एक कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अभी पहला जो हमारा रहेगा कि वो सारे सेक्शंस को कैटर करते हैं। ये इंक्लूसिव है क्योंकि ये सारे सेक्शंस को कैटर करते हैं, और इनका स्पेसिफिक फोकस जो है ना वो यूथ, वीमेन और जेरियाट्रिक्स, मतलब वृद्ध जो हैं उन पे इनका स्पेशल फोकस है। हमने लिख तो दिया, लेकिन इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे सब्सटेंशिएट। हम लिखेंगे यूथ के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। यूथ के लिए 7 निश्चय में काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं भाई? तो प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? तो उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात की गई है, इनको एम्प्लॉयबल बनाने की बात की गई है, ठीक है। अगर इनको एम्प्लॉयबल बनाना है तो इनको स्किल देने की बात की गई है, सॉफ्ट स्किल देना है, कम्युनिकेशन स्किल देना है। सॉफ्ट स्किल मतलब व्यवहारिक कुशलता, और कम्युनिकेशन स्किल मतलब संवाद कौशल, ठीक है। इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयबल बनाना है तो ये सब स्किल देनी है, या फिर
इनको एक तरह से पुश करना है कि ये खुद एम्प्लॉय दें, उसके लिए इनको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो इनको देनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था करेंगे ये। तो ये यूथ को अच्छे से कैटर कर रहे हैं। उसके बाद अब यूथ को कैटर कर रहे हैं तो साथ में हम देखेंगे कि इनकी उचित शिक्षा, अगर इनको स्किल देना है तो जो इंस्टीट्यूशंस 7 निश्चय 1 में इस्टेब्लिश किए गए थे, आप अगर 7 निश्चय 1 को देखेंगे तो उसमें यूथ को जो ये किया गया है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना था, और एक कुशल युवा प्रोग्राम था। फिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, जब जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। तो 2.0 में क्या है ना, जो भी इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे, ठीक है, अवसर प्रदान करने के लिए, जो भी बोला गया था ना कि जीएनएम हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, पैरामेडिक इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में, पॉलिटेक्निक हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे उनको, उनकी क्वालिटी को इन्हांस करना, वो भी इसी का पार्ट होगा। तो उनके क्वालिटी को अगर इन्हांस करेंगे तो किसी न किसी तरह हम यूथ को मदद कर रहे हैं उससे। हम इसमें भी लिख सकते हैं और आगे के पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए, एक पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में, उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। साथ में जो क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे? वो क्वालिटी बढ़ाएंगे कि सोलर ड्रोन, सोलर जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको लेके, ये सब क्वालिटी को इन्हांस करके यूथ को जो हम देंगे तो इससे फ़ायदा होगा। बाद में इन्होंने एक और किया है कि मेगा स्किल सेंटर खुलेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी अंदर की चीज़ें हैं, आप दिमाग में रखिए, जो जितना याद आए उतना लिख दीजिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है इसमें। अब दूसरा सेक्शन जो है जिसकी हेल्प करेंगे 7 निश्चय 2 के तहत, वो वीमेन है, ठीक है। वीमेन को हेल्प तो करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वीमेन को कौन सी योजना के तहत हेल्प, कुछ तो नाम है ना उनका, जो एक टर्म है, तो ये टर्म क्या है? सशक्त महिला, ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, मतलब वीमेन एम्पावरमेंट में 7 निश्चय 2 का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब वीमेन एम्पावरमेंट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, ठीक है। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा देंगे? तो कुछ इंडस्ट्री अगर खोलना चाहती हैं तो उसमें 50% जो है अनुदान सरकार देगी, मैक्सिमम टू 5 लाख। उनके हायर एजुकेशन में ये सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? जो इंटर उत्तीर्ण हो जा रही हैं अविवाहित महिला, उनको 25,000, और जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक उत्तीर्ण हो जा रही हैं, उनको 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी हायर एजुकेशन के तौर पर। बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा गया है इसमें। इस तरह से ये वीमेन को एम्पावर करने का प्रावधान करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज को ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो ओल्ड एज को हेल्प कर रहे हैं कि उनके लिए जेरियाटिक केयर सेंटर्स, मतलब वृद्धाश्रम खोलने की व्यवस्था की गई है, रेसिडेंशियल सेंटर्स उनके लिए खोलने की व्यवस्था की गई है, और साथ में जो केयर टेकर्स होंगे वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे उस फील्ड में, जो उनका टेक केयर करेंगे, तो वो ओल्ड एज को भी देख रहे हैं। तो हमने देखा इंक्लूसिव कैसे है, तो ये सारे सेक्शंस को कैटर कर रही है। उसके बाद इनका जो अप्रोच है, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, इनका जो अप्रोच है वो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, मतलब सिर्फ एक दिशा में नहीं है, काफ़ी डाइवर्स है। डाइवर्स कैसे है? तो ये एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। एजुकेशन हो गया तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, अब एम्प्लॉयबल हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, तो अब उनको एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं। आप देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये। एक आप दायरा है ना, आप एक बच्चे को पढ़ाए, उसके बाद उसको कहीं नौकरी कराए, आप बोल रहे हैं कि चलो भैया आप तुम नौकरी तो कर ली, अब थोड़ा स्टार्टअप कर लो, ठीक है। तो उस तरीके से सरकार जो है ना मदद कर रही है। अब एजुकेशन में कैसे मदद कर रही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, मेगा स्किल सेंटर, ठीक है, कम्युनिकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना है इंस्टीट्यूशंस में, जो 7 निश्चय 1 में खोले गए थे अवसर वाले में, ठीक है, तो उससे उसको रिलेट करना है। फिर है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, तो वही कौशल, जो भी स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और ट्रेन करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। अभी जो ITI है उसमें अभी तक DC मोटर पढ़ाया जाता है, और आजकल ज़माने में सिंक्रोनस मोटर चल रहा है, तो ये जो गैप है इसको क्लोज करना है। बाद में थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा एग्रीकल्चर। मैंने एग्रीकल्चर को इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ लिखा है क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ पे जो इरिगेशन टू एवरी फील्ड है, इसका प्रावधान है कि अगर इरिगेशन टू एवरी फील्ड होगा तो आप समझिए क्या होगा, जो मोर देन
मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो उनका जो इरिगेशन की समस्या है वो बिल्कुल हल हो जाएगी इससे। जैसे ही इरिगेशन की समस्या हल हो गई तो उनकी जो प्रोडक्शन है उनका वो बढ़ेगा, या प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ा तो उनको इकोनॉमिक इनकम आएगा, इकोनॉमिक इनकम आया तो वो समृद्ध होंगे तो ऑफ कोर्स हमारी जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा बढ़ेगा एंड ऑल दैट। बाद में इसमें हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की है इन्होंने, फर्स्ट वाला जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति में इन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की है इंस्टीट्यूशंस में। तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में भी ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, तो नए नए बीज, नए उत्पाद। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर की प्रधानता है, तो इसको अलग पॉइंट से लिख के अगर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाएंगे तो हमारे में एग्रीकल्चर जो और फ्लोरिश होगा, तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा। अब अगर सैनिटेशन की बात करें, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा सैनिटेशन है। सैनिटेशन की अगर बात करें तो गांधी जी ने, आप याद करिए, गांधी जी ने लिखा था अपना यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने कि ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड प्रोहिबिट पोल्यूशंस ऑफ स्ट्रीम्स, देयर बैंक्स, पब्लिक रोड्स एंड थोरोफेयर्स। दिस पोल्यूशन जो है ये सिन है। क्यों आता है सिन? बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस एंड लेजीनेस। तो अगर सैनिटेशन हम लिख रहे हैं ना, तो गांधी जी का एक लिख देंगे कि गांधी जी का जो बिलीफ था हाइजीन पे, स्वराज पे और अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में, हम 7 निश्चय 2 गांधी जी के उन आइडियल्स पे वर्क करने की कोशिश करता है। और उसमें ऑलरेडी 7 निश्चय 1 में शौचालय निर्माण की बात की गई थी, ठीक है। उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उसमें लगभग 1.68 करोड़ जो है टॉयलेट फैसिलिटीज़ दी गई। उससे एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंसिनेटर्स लगाए जाएंगे, मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, ठोस जो ये है उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएंगी ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें या डिकम्पोज कर दें, कैसे भी करें। फिर वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ इसी में है। उसके बाद ड्रेनेज की बात की गई है, जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे, वो ड्रेनेज की बात बनाने, जब पक्का ड्रेनेज की बनाने की बात की जा रही है तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सैनिटेशन इंप्रूव होगा, क्लीनलीनेस इंप्रूव होगा, डिजीज़ कम होंगे, ओवरऑल जो है ना लोग खुशहाल होंगे उससे। फिर जो है अंतिम संस्कार, जो शवदाह गृह बनाने की बात की गई है बैंक्स पे, मेजर रिवर्स बैंक्स पे, जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा शवदाह होता है वहाँ पे इसकी भी बात की गई है। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है जहाँ पे वो। और हाँ, एक चीज़ हम इसमें देखेंगे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज और अंतिम संस्कार ये जो बनाएंगे, ये जो डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए, तो सर्टेनली दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण को शुद्ध करने में, हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। ये पॉइंट भी आप इसमें लिखेंगे। और हाँ, इसमें भी आप लिखेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी आप लिखेंगे कि अगर हम हर खेत को पानी दे रहे हैं, अपनी सरकार दे रही है हर खेत में पानी, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर टेबल है वो नीचे नहीं जाएगा। जो ज़मीनी जो पानी जो ट्यूबवेल से लेते हैं वो यूज़ नहीं करेगी, फार्मर्स यूज़ नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा पानी का स्तर है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, तो उससे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, जिसमें पक्की सड़क, ड्रेनेज, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर ओल्ड एज और सोलर लाइट इन एवरी विलेज की बात करते हैं। तो इस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने की, सैनिटेशन की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, और काफ़ी एजुकेशन, एम्प्लॉयबल एंटरप्रेन्योरशिप और डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी बात की है इन्होंने। इस तरह से ये इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल तो है ही, आप देख रहे हैं। बाद में ये हेल्थ की भी बात करते हैं, स्पेशली हेल्थ का जो लास्ट वाला है वो हेल्थ की ही बात करता है, ठीक है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो इसमें जो स्वास्थ्य सुविधा देंगे ये ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनिमल हेल्थ के लिए भी बात करते हैं। ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए इंक्लूसिव है। एनिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसके बाद टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं ये,
और ये भी ईजी हो जाएगा क्योंकि अब ये क्या आ गया है, 5G। टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, क्या होगा कि जो गांव में लोग हैं, विलेज में हैं, वो प्राइमरी सेंटर में ही उनको टर्सरी केयर भी मिल जाएगा। तो इसका विज़न रखता है 7 निश्चय 2। साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उनको विदेश पढ़ने जाना है, तो वहाँ विदेश काउंसलिंग के लिए उनको जो ये रहेगा, तो उनके लिए काउंसलिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जैसे दलहन है, दलहन के उत्पाद के लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, उस पर व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर थिंग्स वो भी हैं, आप इसको कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो और लाइफस्टाइल डिजीज़ को लेके भी काफ़ी बात की गई है और डोर स्टेप हेल्थ की बात की गई है इसमें। इस तरह से ये काफ़ी इंक्लूसिव इन अप्रोच है जो सारे सेक्शंस के सारे सेक्टर्स को कैटर करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आप लास्ट में एक छोटा सा एनालिसिस कर लेंगे, अभी इतना पॉइंट तो लिख दिया आपने, एनालिसिस कर लेंगे कि जो 60 निश्चय 2 है ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कैटर करता है, जैसे वीमेन, यूथ, जेरिएट्रिक केयर, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन को कैटर करता है। साथ में ये बात करता है कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस हो सरकार का और कैसे इम्प्रूव हो। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करता है, ठीक है। जो हमारा बेसिक है वो बिहार का, वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने, इन्हांस करने की बात करता है। उसके बाद ये बात करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की। सरकार का एक दायित्व बनता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को दिए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी करने चाहिए ताकि लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा के, अभी जैसे रोड बनेगा, अब पक्का रोड बनेगा तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है गांव तक सामान पहुंचा पाएंगे, ठीक है। अगर वो गांव तक सामान पहुंचा पाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वो जो पहुंचाने वाले लोग होंगे वो तो उसी शहर के होंगे, वहाँ जो वेयर हाउस खुलेगा उसी शहर में खुलेगा, जो लोग पैसा खर्च करेंगे उसी शहर के करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्टिंग का काम करेगा ये। उसके बाद आप इसको SDG से भी रिलेट कर सकते हैं। SDG 4 से रिलेट कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, SDG 5 से रिलेट कर सकते हैं कि जेंडर इक्विटी को ये बहुत बढ़ाने का, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट था, वो इसी में आ जाएगा। फिर SDG 7 क्लीन एनर्जी, ये कैसे होगा, क्लीन एनर्जी की बात करता है। उसके बाद जो SDG 8 है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अगर स्किल होगा तो डिसेंट ग्रोथ होगा और डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, तो उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो है कि चैलेंजेस। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखते हैं, अच्छे से कवर करेंगे इसको। अब हम आते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसको इम्प्लीमेंटेशन। तो हम चैलेंजेस को डायरेक्ट ना लिखते हुए इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो सकते हैं, सोशल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी तो रहती ही है, हर जगह एकदम ढीला ढाला माहौल चलता है, तो उसको थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम अगर टाइम पे हुआ तो उस पर कॉस्ट एस्केलेशन नहीं होगा। अगर कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुआ, अगर दाम नहीं बढ़ा प्रोजेक्ट का, तो कम दाम में खड़ा हो गया तो स्टेट एक्सचेकर पे जो कॉस्ट है उसका इम्प्लीकेशन कम होगा, तो धीरे धीरे जो योजना है ना सक्सेस की तरफ बढ़ती जाएगी। फिर है कि ग्रीवांस रिड्रेसल को टाइट करना पड़ेगा। फिलहाल 101 BAS ऑफिसर्स जो हैं, जो आप लोग बनने वाले हैं, उनकी डिप्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रीवांस रिड्रेसल में अभी है। तो ऑलरेडी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन स्टिल चैलेंजेस आर देयर। लोग की जो बेसिक समस्याएं हैं गांव के लोगों की, वो ब्लॉक में जाके, ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे जाके, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहा है, तो उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर सोशल में आए, सोशल की स्टिग्मा भी बहुत सारा रहता है कि चीज़ों को कल्चरल एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। जैसे वीमेन को इंटरप्रेन्योरशिप कराना है। आप बताइए, आपके समाज में अगर कोई महिला सोचेंगी कि एक नॉर्मल परिवार में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कि अगर चाहें, बोलेंगे कि मुझे एक बड़ा सा इंडस्ट्री खोलना है, मुझे एक दुकान खोलनी है बड़ी सी, तो कितने लोग सहमत होंगे? सबसे पहले पूंजी की समस्या, उसके बाद उनको सपोर्ट करने की समस्या, उसके बाद ऐसा माहौल है हमारे आसपास, पेट्रियार्कल माहौल है कि लोग उनको अलग नज़र से देखते हैं। तो ये जो कल्चरल स्टिग्मा है ना, ये दूर करने की ज़रूरत है, ये कल्चरल एक्सेप्टेंस होना है चीज़ों का। उसके बाद है कि जो ओल्ड एज हैं उनके लिए रेसिडेंशियल व्यवस्था तो की गई है, लेकिन समझिए
कौन 70-80 साल के हमारे जगह के जो दादा दादी हैं वो अपना घर छोड़ के जाना चाहेंगे? खैर वो तो उनको ही शिफ्ट किया जाएगा जिनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा है। स्टिल दे वोंट लीव देयर एंसेस्ट्रल हाउस, ये स्टिग्मा रहेगा उनके अंदर, है ना। उसके बाद टैप वाटर जो हम घर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करने में। फिर है फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या क्या है। फाइनेंशियल चैलेंजेस में सबसे पहला तो लीकेज होने की बहुत समस्या है फंड्स की, ठीक है। फंड्स आप जानते हैं कितना ज़्यादा लीकेज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा उसमें क्वालिटी इश्यूज़ आएंगे। वो क्वालिटी इश्यूज़ इसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की वजह से आएंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर को 10 रुपये का सामान है, तुम बोलोगे नहीं 4 रुपये में ही खरीदो, बाकी 4-5 हमको दे दो, तो वो कहाँ से खरीद पाएगा, अच्छा सामान कहाँ से लगाएगा। दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो सब है चैलेंजेस, इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड, अगर इतने चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे, कोई भी इतना बड़ा योजना है, अभी सरकार इसमें 4900 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बजट में, तो अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम करना भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पहचान है। तो क्या रहेगा इसमें, तो सबसे पहले जो है ना, बहुत बढ़िया सजेशन आता है कि जो लोकल लोग हैं उनको अवेयर करिए आप कि देखिए आपके पास ये सब योजनाएं, आप ये सब ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोलर लाइट जो लगेगा, आप इंश्योर करिए कि सोलर लाइट जो लगा रहा है उससे कहिए कि ये नहीं चला तो फिर से आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर अवेयरनेस आया, ठीक है, जो लोकल मुखिया है, जो पंचायत सेवक हैं या जो वार्ड कमिश्नर है, उनके साथ अगर बात करके, वार्ड सचिव है, उनके साथ बात करके अगर चीज़ों को लोकल लेवल पे लोगों के अवेयरनेस से सॉल्व किया जाए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसा ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को थोड़ा ठीक किया जाए, उनको रीबूट करने की ज़रूरत है। अभी कैसे बीपीएससी में एकदम तरीके से चालू हो गया, पहले एक सेंटर पे एक कांस्टेबल दिखता था, आज के टाइम पे वीडियो सीओ अपनी गाड़ी लगा के बैठे हैं एसआई के साथ। तो एक चेंज हुआ। चेंज इज़ जस्ट बिकॉज हायर अथॉरिटीज़ हैव टेकन ए स्ट्रिक्ट मेजर्स। चेयरमैन सख्त हुए, चेयरमैन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की कि हमें ये सब चाहिए, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ा, क्योंकि वो ऊपर का था कि ऊपर टाइट है तो नीचे टाइट होगा ही होगा। ये टॉप डाउन चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद है ग्रीवांस रिड्रेसल। जैसा मैंने बताया कि ग्रीवांस रिड्रेसल थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा गांव लेवल पे आप जाके वार्ड्स कहीं पे एक ऑफिस बना दीजिए पंचायत सचिव के ऑफिस में, वहीं पे जाके कंप्लेन कर सकें, अच्छे से कंप्लेन कर सकें और उसकी पावती उनको मिले। 2 दिन के बाद उनका कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन पहुंच गया है उसकी भी उनको रसीद मिले। इस तरह का कुछ प्रावधान करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है ना, इतना बड़ा स्कीम है, इतना बड़ा योजना है, इतने लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगा, इतने वास्ट स्तर पे चलाया जाएगा, तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एक ओवरऑल कंसेंसस बनाया जाए इस चीज़ पे। तो कंसेंसस कैसे बनेगा, तो जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आइडियल है लेकिन अचीवेबल है। अगर अचीवेबल नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो पास हुए हैं कंसेंसस से। सैलरीज़ कैसे पास हो जाती हैं कंसेंसस से, तो उसी टाइप की चीज़ें हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं, कल जैसा मैंने बताया, आप पॉलिटिक्स में आए हैं किसके लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, लोगों की सेवा के लिए, तो लोगों की सेवा का जो बेस काम है उसमें तो अपनी भागीदारी दिखाइए। तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम एक स्टेज पे लाएं तो दे कैन डिलीवर बेटर, दे कैन परफॉर्म बेटर। और भी चाहे तो कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। और अब आते हैं, हम कंक्लूड करेंगे इसको। कंक्लूड तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कंक्लूज़न बता देता हूँ। अभी आप इसको मॉडिफाई करके आप अपने तरीके से आप एक नया कंक्लूज़न लिखिए। आप उसमें डीपीएसपी को डालिए, आप उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी डालिए, ठीक है। थोड़ा इसको इकोनॉमी से भी रिलेट करिए। अब क्या है कि जो ये प्रोग्राम है काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, और ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एकदम से ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है।
ये बिहार को एकदम से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके चला आएगा। वो देखते हैं ना 1 2 3 का जो पायदान रहता है ओलंपिक्स में मेडल के लिए, वो थर्ड पायदान से सीधे फर्स्ट पायदान पे इसको ले आएगा। अगर ऐसा ले आएगा तो ज़रूरी है कि संगठित होकर काम किया जाए, ज़रूरी है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेके काफ़ी अच्छे से बढ़ा जाए, फीडबैक मैकेनिज़्म को अच्छे से लागू किया जाए, ठीक है। और कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जो 7 निश्चय है ये आने वाले समय में बिहार के लिए एक वाटरशेड, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है इसकी डेवलपमेंट में। और हमें ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, या हम लोग ये काफ़ी श्योर हैं कि आने वाले समय में बिहार को एक काफ़ी अच्छे स्तर पे लेके जाएगा। तो यहीं फिनिश करते हैं आज का। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।